गंज में परम पावन 14वें दलाई लामा के सिंहासनारोहण की 86वीं वर्षगांठ श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर कशाग ने तिब्बत के भीतर और बाहर रह रहे तिब्बतियों व विश्व भर में तिब्बत के मित्रों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। 86 वर्ष पूर्व 17 जुलाई 1939 को बालक लाहामो थोंडुप, जिन्हें वर्षों की सूक्ष्म खोज और पवित्र दैवी संकेतों के बाद 14वें दलाई लामा का वास्तविक पुनर्जन्म मान्यता मिली, कुंभुम जाम्पा लिंग से प्रस्थान कर 8 अक्टूबर 1939 को लहासा स्थित नोरबुलिंगम महल पहुंचे। इसके बाद 22 फरवरी 1940 को ऐतिहासिक पोटाला महल के सीशी फुनसोक सभागार में उनका औपचारिक सिंहासनारोहण संपन्न हुआ। यह समारोह गादेन फोनरांग परंपरा के अंतर्गत तिब्बत के आध्यात्मिक और लौकिक नेतृत्व परंपरा की निरंतरता का प्रतीक था, जिसकी जड़ें सदियों पुरानी आस्था और परंपराओं में है। कशाग ने उल्लेख किया कि द्वितीय विश्व युद्ध और क्षेत्रीय राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद यह मान्यता और सिंहासनारोहण प्रक्रिया किसी बाहरी हस्तक्षेप के बिना पूरी हुई। साथ ही कशाग ने ऐतिहासिक अभिलेखों का हवाला देते हुए चीन जनवादी गणराज्य द्वारा कुओमिंटांग प्रतिनिधि की भूमिका को लेकर किए गए दावों का खंडन किया। परम पावन की 4 प्रमुख प्रतिबद्धताओं मानवीय मूल्यों का संवर्धन, धार्मिक सौहार्द, तिब्बती संस्कृति एवं धर्म का संरक्षण तथा प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपराओं का पुनर्जीवन को रेखांकित किया गया। करुणा और अहिंसा का उनका जीवन संदेश आज भी विश्व भर में करोड़ों लोगों को प्रेरित करता है। कशाग ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर भारत सरकार और भारतीय जनता के प्रति निर्वासन में तिब्बती पहचान, संस्कृति और विरासत के संरक्षण के लिए निरंतर सहयोग के लिए आभार भी व्यक्त किया। Is observing the official ceremony marking the 86th anniversary of the enthronement of His Holiness the 14th Dalai Lama to the Golden Throne in Potala Palace on this day in the year 1940. We are honored with the presence of Nobel Peace Laureate Kailash Satyarthi and former Kalam Chipa Professor Samdong Buche as our chief guest for the occasion. ठीक है सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है तेंजिन तोब्देन और मैं अभी तिब्बत संग्रहालय का डायरेक्टर हूँ। आज तुगलकन पोतमठ में आयोजन जो है किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है इस आयोजन का और किस उपलक्ष्य पर इसका आयोजन किया जा रहा है? तो जैसे सभी दुनिया में पता है कि इस साल हम जो है दलाई लामा जी का 90 आयु का हम जो है पूरा साल करुणा का जो साल जो है वो मनाया जा रहा है। इंग्लिश में ईयर ऑफ कंपैशन बोलते हैं। तो उसका एक बहुत बड़ा जो है जैसे वो शुरू हुआ है 2025 जुलाई 6 में और ये चलेगा पूरा साल 2026 जुलाई 5 तक। ठीक है, तो इसके बीच में बहुत सारे बड़े बड़े इवेंट हैं और इसमें से एक इवेंट जो है वो आज का है, क्योंकि आज के दिन में जैसे 22 फरवरी 1940 में दलाई लामा जी को जैसे 14वीं दलाई लामा जी घोषित किया है। इसके बाद जो है उनको नॉर्थ ईस्ट जहां उनका निवासिक है वहां से तिब्बत का जो राष्ट्र कैपिटल सिटी बोलते हैं जो ल्हासा, वहां पर ले आकर उनको एंथ्रोनमेंट किया है। तो उनको मतलब एक 14वीं दलाई लामा का पद पे रखा गया है। तो वो बहुत बड़ा मतलब ऐतिहासिक दिन है आज और उसका 86 साल जो है आज मनाया जा रहा है। 86th ईयर ऑफ एंथ्रोनमेंट ऑफ हिज होलीनेस दलाई लामा। ठीक है, तो उसके आयोजन में आज जो है ये चुकलाखांग जो दलाई लामा जी का रेजिडेंस है उसके सामने जो है बहुत बड़े पैमाने में बहुत अब मैं कह सकता हूँ कि दुनिया का हसीन जो गेस्ट है वो भी इधर आएंगे। और आज हमारा लोसार का भी 5th डे भी है। पर दुख का बात यह है कि जैसे लोसार से एक दिन पहले दलाई लामा जी का छोटा ब्रदर जो ngari रिम्पुचे है उनका निधन हो गया है। तो उसके कारण जो है ये जो है मतलब बहुत बड़े पैमाने में हम जैसे सेरेमोनियल पॉइंट ऑफ व्यू से हम ज़्यादा नहीं मनाएंगे, हम सिर्फ इसको ऑफिशिएटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमने जैसे 90 साल का जो है पूरा साल हमने सबसे पहले तो आप सभी को मेरा बहुत बहुत सलाम।
जब भी मुझे मैक्लोडगंज में और धर्मशाला में आने का और इस पवित्र मंदिर में आने का नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त कैलाश सत्यार्थी ने कहा कि मुझे जब भी मैक्लोडगंज और चुगलाखंग बौद्ध मठ में आने का मौका मिलता है तो लगता है कि मेरी तीर्थ यात्रा हो रही है। यह जगह किसी तीर्थ से कम नहीं है। मुझे लगता है कि इस स्थल का नाम दलाई लामा तीर्थ कर देना चाहिए। कैलाश सत्यार्थी रविवार को मैक्लोडगंज स्थित चुगलाखंग बौद्ध मठ में 14वें दलाई लामा को स्वर्ण सिंहासन आरोहण 86वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। 22 फरवरी 1940 को ऐतिहासिक पोटाला पैलेस में स्वर्ण सिंहासन पर परम पावन महान 14वें दलाई लामा को सिंहासनारूढ़ किया गया था। कैलाश सत्यार्थी ने कहा कि 14वें दलाई लामा को स्वर्ण सिंहासन आरोहण 86वीं वर्षगांठ पर हो रहा कार्यक्रम केवल कार्यक्रम या उत्सव नहीं बल्कि 86 साल की ऐसी यात्रा है जो अंधेरों को चीरते हुए से उजाले की ओर जाती है। यह यात्रा शीतल नदी की तरह अन्याय व अत्याचारों के पहाड़ों को चीरते हुए पूरी दुनिया को प्रेम का संदेश देते हुए चल रही है। यह दया और करुणा की यात्रा है जो विश्व को सत्य और अहिंसा का संदेश देती है। इस अवसर पर निर्वासित सरकार के राष्ट्रपति पेम्पा त्शेरिंग तिब्बत के अंदर और बाहर के तिब्बतियों और दुनिया भर में तिब्बत के दोस्तों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। कार्यक्रम में फिलीपींस संसद के सांसद भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। पेम्पा त्शेरिंग ने कहा कि 86 साल पहले 17 जुलाई 1939 को छोटे बच्चे लहामो थोंडपू ने वर्षों की गहन खोज और पवित्र मौखिक पुष्टि के बाद 14वें दलाई लामा का वास्तविक पुनर्जन्म के रूप में अपनी पहचान के बाद कुंभुम जम्पा लिंग को छोड़ दिया। वह 8 अक्टूबर 1939 को लहासा के नोर बुलिंगा का पैलेस पहुंचे। औपचारिक राज्याभिषेक समारोह 22 फरवरी 1940 को पोटाला पैलेस के अंदर सीशी फुंडसोक हॉल में आयोजित किया गया था। यह समारोह सदियों पुरानी परंपरा और आस्था में निहित गार्डिन फोड्रंग प्रणाली के तहत तिब्बत के आध्यात्मिक और लौकिक नेतृत्व की निरंतरता का प्रतीक है। निर्वासित तिब्बत सरकार की ओर से प्रकाश डाला कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वैश्विक उथल पुथल और क्षेत्रीय राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद मान्यता और सिंहासन की प्रक्रिया बाहरी हस्तक्षेप के बिना आयोजित की गई थी। निर्वासित सरकार ने अपने बयान में परम पावन की 4 प्रमुख प्रतिबद्धताओं पर जोर दिया: मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देना, धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देना, तिब्बती संस्कृति और धर्म का संरक्षण और प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपराओं का पुनरुद्धार। करुणा और अहिंसा का उनका आजीवन संदेश दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करता रहता है। a great event. It is not an ordinary celebration, but we celebrate courage and resilience and compassion and consistency for the dignity of Tibet and Tibetan people. So it's a great day. So let us pray and wish for it. The world is very complicated, but I strongly believe in the power of compassion. And as I said, that compassion is not simply a feeling or a value or virtue. It's the power to act. And we have to build the compassionate leadership in all walks of life, particularly the politicians in the world have to emerge themselves as compassionate leaders so that they can feel the problems of each other and become more morally responsible and morally accountable to the different nations and different people. And on every country. This is the question to be asked with the government or some authority in the government. Actually, let something comes out, and if they ask me, then I will think and answer. Balaji, I talked about the Karuna. Also, you tell us in Karuna, what the message you want to give to the politicians of this world? In this book, there are 2 or 3 important things. One is that I have reinterpreted, redefined, or reinvigorated the power of compassion. That compassion is not only a soft emotion or a value or virtue, but compassion as a force, and that is dynamic, disruptive, and transformative force. So we have to invest in igniting that force in human beings, individuals, as well as in the communities, organizations. And these organizations could be the organizations of governments, like
institutions of governance like parliaments and senates and congress, also educational institutions right from the schools to universities, hospitals, judiciary, police, etc. So compassionate leadership had to be built in every walk of life, and that is one thing. Because compassion is the problem solver. We live in the world of complex problems, and unfortunately, we have reached to a point where no problem is seen being solved because every solution is giving birth to many more problems, and that has become a vicious cycle. So, how to solve it? So, one of the things which I brought in the book is to measure and enhance the level of compassion. People were aware of IQ and intelligence quotient, then EQ, emotion quotient. Now I have introduced a very new idea and concept, and in fact, uh, produced a full framework that how we can measure the level of compassion at a given point of time in individuals and organizations, and how we can raise it so that it can become more active and its cycles could be enlarged. So these are two important things in this way.